हेलो एस्पिरेंट्स, अभिनंदन, वेलकम, स्वागत। नवाक्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं विजय कुमावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। परसेंटेज अपना टॉपिक है, उसमें हम नेक्स्ट टाइप पे बढ़ेंगे। मैं बताता हूं आपको, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि पिछला जो सक्सेसिव मेथड था और उसके बाद अपना अगला मेथड था A इंटू बी इक्वल टू सी वाला, शुगर राइस वाला, वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद टाइप नंबर 3 जिसमें फॉर्मूला बेस्ड हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। मैं बताऊंगा आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इंट्रो जरूरी होता है कि आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। समझ गए मेरी बात को? कोई कंफ्यूजन नहीं है तो फिर आ जाओ अपनी क्लास पे। देखो, फॉर्मूला बेस्ड का मतलब बस जो आप समझ रहे हो वही होता है कि इसमें कुछ सूत्र होंगे, कुछ फॉर्मूला होंगे जो आपको याद होने जरूरी है। उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे उसको हम जिस मेथड से पढ़ते आ रहे हैं रेशियो वाले में लपेट के कर लेंगे। तो मैं बता देता हूं आपको कौन कौन से। देखो, सबसे पहले जो आपको पता है, आपको आते हैं पहले से, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है, मैं बताता हूं उस तरीके से। देखो, ये है रेक्टेंगल, आपको सबको दिख रहा होगा। तो रेक्टेंगल मतलब आयत, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू बी। L होती है लेंथ, ये तो हो गई लेंथ और ये हो गई ब्रेथ। तो L इंटू बी इक्वल टू इसका एरिया हो गया। ये याद है सबको? याद नहीं भी है तो इसको कर लो फटाफट से। उसके बाद अगला क्या है? सर्किल। तो सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और उसका सरकमफेरेंस क्या होता है, मतलब उसकी परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। मैं एक बार इन चीजों को क्लास शुरू होने से पहले बता रहा हूं, ये मेरा फर्ज बनता है, वरना तो मैं वहां जैसे जैसे क्वेश्चन आता वैसे वैसे आपको बता देगा इसका ये फॉर्मूला लगेगा, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन नहीं, हम एक साथ लिखेंगे और इनको याद करेंगे, स्टेप वाइज याद करते जाएंगे तो हमारे इकट्ठे नहीं होंगे। तो ये भी आपको पता है। उसके बाद ये है क्यूब। सबको पता है क्यूब में सभी भुजाएं बराबर होती है, ए। ये सारी भुजाएं बराबर हैं जिनको मैं ए मान रहा हूं ना। जैसे ये क्यूब हो गया, इसमें ये तो हो गई इसकी लेंथ, ये इसकी हो गई चौड़ाई और ये इसकी हो गई ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है घनाभ का। और घन के लिए क्योंकि तीनों बराबर हो गई तो इसकी क्या हो जाएगी? ए इंटू ए मतलब ए क्यूब। तो ये हो गया इसका आयतन, इसका वॉल्यूम। तो घन का आयतन तो क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। नहीं, घन का नहीं, सॉरी, घनाभ का, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और घन का क्या हो जाएगा? ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये भी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई है, लेकिन तीनों बराबर है इसलिए ये क्या हो जाएगा? ए क्यूब। उसके बाद उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 6a स्क्वायर। ये आपको याद करना है। घन का टोटल सरफेस एरिया मतलब जितना भी सरफेस है उसके अगर पूरे का हम एरिया निकालते हैं तो वो क्या आ जाएगा? 6a स्क्वायर। और लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर। उसके बाद ये आपको याद हो गए ना सारे। उसके बाद है ये एक फॉर्मूला जो है घनाभ का। तो घनाभ का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये मैं यहां भी बता चुका हूं आपको, और यहां आपको अलग से भी लिखा दिया। उसके बाद ये क्या चीज है? ये है सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम यानी सिलेंडर का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। ये आप याद रखोगे। उसके बाद उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एच। तो ये भी याद कर लोगे, एक ये लास्ट में क्या बच रहा है? शंकु। तो शंकु के आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इतने फॉर्मूले, ये फॉर्मूले आप याद कर लो, ज्यादा नहीं करवा रहा, इतने से हैं जिनमें आपके बचपन में पढ़े हुए हैं ये तो सारे। ये है कुछ एक दो जो आपको नए लग सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये भी याद पहले से होने चाहिए। नहीं है कोई बात नहीं, फिर से कर लो। चलूं आगे, इस पे और ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है? तो चलते हैं फिर अपन कहाँ, डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। ये चीज़ सामने आ गई तो मैं आपको बता ही देता हूँ, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। ये है अपने सक्सेसिव मेथड, शुगर एंड राइस वाला मेथड, और अब है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन।
उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्शन वाले, फिर एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे टैक्स, कमीशन, बोनस, फिर वेन डायग्राम, फिर जो बच गए रिमेनिंग कॉन्सेप्ट आता है वो पढ़ेंगे, फिर कंपैरिजन, फिर मिक्सचर बेस्ड। तो ये है, मैंने लिस्ट बना रखी है, मैं पूरा टाइप वाइज पढ़ाऊंगा आपको। फिर ये रहा क्या, x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x, ये वाला। उसके बाद है मिसलेनियस क्वेश्चन, और यहां हम इस अपने टॉपिक को खत्म कर देंगे। तो आप इतने टाइप्स देख के आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये कब तक खत्म होगा, परसेंटेज टॉपिक तो बहुत लंबा हो जाएगा इस हिसाब से। तो नहीं, आपको स्टार्टिंग में समझाने में टाइम लगा है, आगे हम ना इनको 1-2 क्लास में लंबी लंबी क्लास लेके इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। समझ रहे हो? अभी तो मैं आपको स्टेप वाइज जो सिखा रहा हूँ, धीरे धीरे सिखा रहा हूँ, लेकिन ये धीरे भी नहीं है। आपको क्या है, मैं इतने फास्ट वाले मेथड बता रहा हूँ, बस समझाने में थोड़ा वक्त लगा रहा हूँ। क्यों? ताकि आप बोर ना हो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो फिर चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे डायरेक्ट, फर्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको क्लियरली दिख रहा होगा अपना फर्स्ट क्वेश्चन, तो मैं इस क्वेश्चन पे बढ़ता हूं आगे। क्या है पहला क्वेश्चन? इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 10%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया इज। यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाता है तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? सरल है एकदम, क्वालिटी का क्वेश्चन है, लेकिन आप जब इसको सीख लोगे तो उसके बाद बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैं करवाता हूं आपको, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो। देखो, किनारे 10% बढ़ा दिए, तो सबसे पहले तो आपको पृष्ठ क्षेत्रफल, किसकी बात हो रही है? क्यूब की, घन की। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने अभी आपको क्या बताया था? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। अगर विश्वास नहीं है तो पीछे आके चेक कर लो। 6a², मैं इसको पास में ले आता हूं ताकि आपको क्वेश्चंस की जरूरत जब पड़े। ये लो, आ जाओ, ये रहा TSA, टोटल सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, हिंदी आपको नहीं बताई होगी तो ये लिख लो, इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है जी। अब आ जाओ अगले पे, क्वेश्चन पे अपने पे। 6a² है, मतलब a जो है वो 2 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। कैसे? 6 × a × a। अब देखो 2 बार काम में आ रहा है, मतलब इसमें चेंजेस हो रहे हैं, वो मुझे 2 बार इंक्लूड करने पड़ेंगे। देखो कैसे, 6 तो है इसका कांस्टेंट, 6 तो बढ़ता भी जाएगा तो भी कांस्टेंट रहेगा, अंतर आएगा किसमें? इसमें, भुजाओं में अंतर आएगा। तो कितना बढ़ा रहा है? 10%। तो आपको पता है 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। 10% का मतलब 10% बढ़ रहा है, उसका क्या हो जाएगा? 10 से 11 हो जाएगा। 10 से 11 हो जाएगा। तो भुजा एक 10 से 11 बढ़ रही है, तो दूसरी वाली भी 10 से 11 बढ़ेगी, तो ये भी 10 से 11 हो जाएगी। 10 से 11 हो गई। 10 से 11 हो गई तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। कर लोगे अब आप आपस में आराम से। तो 10 का तो क्या हो जाएगा? 10 दहे 100, और 11 का क्या हो जाएगा? 121। 100 से कितनी बढ़ गई? 121 हो गई, मतलब 21% बढ़ गई। 21% बढ़ गई मतलब मेरा आंसर भी क्या आ जाएगा? 21%। समझ गए होंगे? अरे अच्छे से ये चीज समझ गए होंगे। अरे 100 से कोई चीज 121 हो रही है तो उसका परसेंट निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? एक 21 बढ़ रही है किसके रेस्पेक्ट में? 100 के रेस्पेक्ट में। तो परसेंट निकालोगे जब, तो ये लो 21 ही तो परसेंट आएगा। तो ये तो मैं बाद में बीच बीच में चीजें खोल के बताने की तो जरूरत है नहीं। तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए, इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो क्या स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे? साइड हो जाऊं? मैं साइड में होता हूं, इसका मतलब होता है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पे। कोई उतारना चाहता है तो वो इसको पॉज कर ले, पॉज करके उतार ले। उसके बाद मैं बढ़ूंगा आगे। तो अगले क्वेश्चन पे आओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या है, अपने को फॉर्मूले याद रहेंगे तभी मैं ये क्वेश्चन कर पाऊंगा, इसलिए मैंने आपको वो फॉर्मूले पहले ही लिखवा दिए। अब आओ आगे।
नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन पर, तीसरा नहीं, दूसरा क्वेश्चन है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइड आर इंक्रीज्ड बाय 10%। क्यूबॉइड मतलब हिंदी में नहीं लिखा हुआ ना ये, तो मैं आपको हिंदी में बता देता हूं इसको। लेंथ एंड ब्रेथ, लंबाई एंड चौड़ाई ऑफ ए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड मतलब घनाभ, आर इंक्रीज्ड बाय 10% एंड 20%। मतलब जैसे मान लो ये एक घनाभ है, ठीक है जी, ये घनाभ है, आपको बनाना भी आना चाहिए। इस घनाभ की लंबाई तो कितने परसेंट बढ़ रही है? 10%। और इसकी चौड़ाई, ये रही इसकी चौड़ाई, ये कितने परसेंट बढ़ रही है? ये बढ़ रही है 20%। और क्या बचा? इसकी ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई कितने परसेंट बढ़ रही है? बढ़ नहीं रही है, डिक्रीज्ड, एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज्ड बाय 20%। तो ये जो हाइट है ये वाली, ये 20% कम हो रही है। ये बढ़ रही थी दोनों, समझ रहे हो मेरी बात को? ये दोनों बढ़ रही थी, ये कम हो रही है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बैठ गया, द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? आपको फॉर्मूला अगर पता होगा तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यही होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। अब देखो कैसे, मैं यहां बताता हूं कैसे। आओ फटाफट से आओ, आ जाओ। देखो लेंथ में कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है? ये रहा लेंथ, तो लेंथ बढ़ रही है 10%। तो 10% का मतलब हो गया 10/100, 10/100 का मतलब 1/10। तो ये 1/10 है, तो 10 से कितनी हो रही है? 11 है। अगर आप देख पा रहे हो, अगर आपकी विजिबिलिटी एकदम अच्छी रह पा रही है, तो क्या आप समझ रहे हो? चलो दूसरा कलर में देख देता हूं। तो ये 10 से कितना हो गया? 11 है। समझे मेरी बात को? अब आगे वाला देखो, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड आर इंक्रीज्ड 20%। तो ये ब्रेथ है, ये इंक्रीज हो रही है 20%। और 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। 1/5, तो ये कितनी हो गई? 5 से 6। अब समझ गए? उसके बाद आगे आओ, रिस्पेक्टेडली एंड इट्स हाइट इज इंक्रीज्ड बाय डिक्रीज्ड बाय 20%। हाइट है वो 20% कम हो रही है, वो 5 से कितनी हो रही है? 4। 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 के रिस्पेक्ट में 1 कम हो रही है, तो 5 के रिस्पेक्ट में मैं 1 कम कर दूंगा तो वो 4 हो जाएगा। तो ये रहा 4। अब मेरा सवाल बिल्कुल मेरी आंखों के सामने है, इसका आंसर बिल्कुल मेरी आंखों के सामने है। कैसे? मुझे करने हैं इनको मल्टीप्लाई, तो मैं इनको कर लूं आपस में मल्टीप्लाई। ये तो हो जाएगा इधर 250, और ये कितना हो जाएगा इधर? 6 चौके 24। पहले मैं काट ही लेता हूं ना, थोड़ा इजी हो जाएगा। आमने सामने कुछ कट रहा है तो मैं काट लेता हूं। देखो 2 से थोड़ा सा कट जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 5 10। तो इधर तो आ जाएगा कितना? 125, और इधर कितना आ जाएगा? ये देखो इधर आ जाएगा 11 छिगानी 66, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 132। 121 प्लस 12 कितना होता है जी? 121 प्लस 100, सही है, ठीक है। आ गए? मतलब ये 125 के रिस्पेक्ट में कितना बढ़ रहा है? 5 6 7, 7 बढ़ रहा है 125 के रिस्पेक्ट में। तो ये 7/125 गुणे 100। परसेंटेज ही तो निकालना है, परसेंटेज ही निकालना है मुझे, तो मैं काट लेता हूँ। 25 चौके 100, 25 पंजे 100, 25 7 चौके 28। तो ये क्या हो जाएगा? 28/5। कैलकुलेशन के वक्त में अगर आप लोगों की तरफ नहीं देख पाऊँ तो समझ जाया करो कि मेरा ध्यान यहाँ पे है, और आप भी कैलकुलेशन में इसी तरीके से ध्यान रखोगे। तो ये कितना आ गया? देखो 5 पंजे 25, 26 27 28, 3 बच रहे हैं, 3/5। तो 5 सही 3/5 कहीं पे है क्या? 5 सही 3/5। इसका आंसर आ जाएगा 3 सही 3/5। तो आगे बढ़े फिर। ये क्वेश्चन हो गया अपना, समझ आ रहा है ना?
कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? अगर किसी को कहीं पे इस क्लास में यहाँ पे पहुँचने के बाद अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बेझिझक होके कमेंट करो और बेझिझक होके अपन को हमें आप मैसेज कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे देता हूँ, यहाँ मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा। 70 144 994 73, ये आप याद कर लो। 7014499473 ये विजय सर का व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप कभी भी मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैसेज करोगे। अगर हमें लगा कि बात करना ज़रूरी है तो आप कॉल भी कर सकते हो, फिर हम बता देंगे आपको। तो दो क्वेश्चन के बाद तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एक्चुअली पता है क्या हो रहा है, आपको अगर कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, इधर उधर की आवाज़ें इधर उधर की सुनाई दे रही होंगी, तो उसका रीज़न ये है ना, बाहर आ रही है बारिश, बाहर चल रहा है तूफान। तो आंधी तूफान में भी मैं यहाँ आपको पढ़ाने लग रहा हूँ। एक सेकंड और, मैं चाहता हूँ कि आवाज़ कम से कम हो, इसीलिए मैं इस चीज़ में लगा हूँ। बाहर से जो आवाज़ें आ रही हैं उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता, हालांकि आवाज़ों के लिए सब कुछ पैक किया हुआ है, आपके पास आवाज़ नहीं आनी चाहिए, फिर भी हर चीज़ की एक लिमिट होती है, उसके बाद आवाज़ आती है। चलो छोड़ो इधर उधर की बातें, आओ वापस। चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, हम नहीं रुकने वाले। आ जाओ, क्वेश्चन पढ़ो आप तो। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 12% and the breadth is decreased by 8%, the net effect on the area is। यदि मैं लेंथ को इंक्रीज करता हूं 12% एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 8%, जो ब्रेथ है वो 8% से कम हो जाती है, तो नेट इफेक्ट ऑन एरिया, जो क्षेत्रफल होगा उस पर कितना फर्क पड़ेगा। अब देखो आप, ये कौन सा किसका पूछ रहा है, ये देखो क्षेत्रफल, किस चीज का क्षेत्रफल जी? क्षेत्रफल तो पूछा है, किस चीज का पूछा है? आयत का। अरे इसमें भी अटकोगे क्या? ये फॉर्मूला भी नहीं आता क्या? हालांकि ये मैंने लिखाया है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर इतना आपको आता है, अगर इतना आपको पता है, तो फिर आप आराम से कर लोगे। 12%, 12% का मतलब कौन नहीं जानता? 12% का मतलब होता है 3/25। अगर आपने वो टेबल याद की है जो अपनी फर्स्ट क्लास में मैंने आपको टेबल बताया है, तब तो आपको टाइम लगने वाला है नहीं, वरना आप इसको निकालोगे कैसे? 12/100, 2 × 12, 25। 12% ही तो निकाल रहे हो ना, तो ये कितना हो जाएगा? 25 नहीं 50 है ना यहाँ, सिली मिस्टेक्स। और यहाँ 3 और यहाँ 25, तो ये कितना हो गया? 3/25। तो ये स्टेप आप कैसे इग्नोर करोगे? आप ये चीज़ याद रखिए कि 12% का मतलब होता है 3%। और 8% का मतलब कौन नहीं जानता? 8% का मतलब क्या होता है? 2/25। चाहे निकाल के देख लेना, वैसे निकाल के देख लेना, और जिनको याद है वो तो समझ गए होंगे। चलो काम की बात पे आते हैं। 12% बढ़ रही है, तो 12% बढ़ रही है मतलब ये 25 से कितनी हो रही है? 25 से ये हो रही है 26, 27, 28, तो 25 से ये हो गई 28। समझ गए ना मेरी बात? 25 में मैंने 3 ऐड कर दिया, और ये घट रही है 8% से, तो ये 25 से कितनी हो जाएगी? 26। सॉरी, 25 से आप 2 घटाओगे तो 25 भी गए, 24 भी गए, तो यहां कितने बच जाएंगे? 23। अब समझ गए? अब इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लंबाई थी पहली, तो ये तो थी लेंथ और ये है ब्रेथ, तो लंबाई गुना चौड़ाई हो ही ना इसका। तो बस मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये नेट जो इसके परसेंटेज में चेंज आएगा वो अपन इससे निकाल लेंगे। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, जो मैंने आपको पहले बोला है कि आपको याद करना है। इधर लिख लेता हूं मैं, ताकि क्लियरली आपको दिख जाए, ज़्यादा अगर कुछ हो तो हम अच्छे से देख लें। तो 25 का कितना है? 625। तो मैं 625 तो इधर लिख लेता हूँ, और 23 को मैं 28 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 644।
तो 625 से कितना हो गया 644। ये चेंज पूछा है ना, नेट इफेक्ट, औसत प्रभाव, शुद्ध प्रभाव कितना पड़ा, ये तो नहीं पूछा ना कितना हो जाएगा, शुद्ध प्रभाव कितना पड़ा। तो इसमें कितने का अंतर आ रहा है, 25 और 5 30 40, 19 का अंतर आ रहा है, 19 का अंतर आ रहा है, वही तो अंतर होगा ना इसका। बस 19 का अंतर किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है, 19/625 इंटू 100। अब इसको काट लो, इसको काट लोगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, बढ़ रहा है ना, तो बढ़ रहा है, मैं पूरी काटापीटी करता हूं तो लगभग आ जाएगा इसका, लगभग आ जाएगा 3.04%। कैलकुलेशन में मैं टाइम आपका वेस्ट करवाना नहीं चाहता, तो आप इसको काट लोगे डायरेक्ट ही, 25 का 25 के 100 और 25 का 25 बार और 76/25 और 25 का इसमें डिवाइड करोगे तो 25 3 75, तो ये 3 बार पॉइंट और ये लगभग कुछ क्या है जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 0.4। तो ये टाइम सेव करने के लिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें मैंने कैलकुलेशन करवा दी। मेरा आंसर क्या हो जाएगा 3.04। समझ गए सवाल को, सबको समझ आ गया मैं क्या बताना चाहता हूं इस क्वेश्चन में। और इस फॉर्मूला बेस्ड टाइप में, फॉर्मूला बेस्ड जो अपने क्वेश्चन चल रहे हैं उनमें मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको और फिर आगे बढ़ सको। हो गया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चले अगले क्वेश्चन पे, आ जाओ, फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, आ जाओ। आपने स्क्रीन फोटो खींच ली, उसके बाद आप उतार लेना, क्लास में बहुत ज़्यादा ऐसे छोड़ नहीं सकते। मैं जब साइड में हटूं वैसे स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर अपने हिसाब से उतार लिया करो। चलो, बार बार बताने वाली बात नहीं है, हम पढ़ेंगे अभी क्वेश्चन। आपने पढ़ लिया होगा इतनी देर में। तो किसी वृत्त की त्रिज्या 300% बढ़ जाती है, किसी वृत्त की त्रिज्या 300% बढ़ जाती है, फिर इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। अरे द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 300%, देन इट्स एरिया विल इंक्रीज बाय व्हाट परसेंटेज, ये निकालना है। चलो मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, πr²। साइड में लिख दिया ताकि आपके दिमाग में रहे। अब देखो, त्रिज्या 30% बढ़ रही है, त्रिज्या है क्या r, 30 नहीं 300% बढ़ रही है, त्रिज्या है r, मतलब 2 बार आ रही है ना फॉर्मूले में त्रिज्या। बस, तो 300% का बढ़ना क्या होता है, 300/100। मतलब क्या हुआ, 1 के रेस्पेक्ट में 3 बढ़ गई, 1 के रेस्पेक्ट में 3 बढ़ गई, तो कितनी हो गई, 4 हो गई ना। तो चलो फिर 4 कर देते हैं, पहले 1 थी, फिर 1 से हो गई 4, एक बार, 2 बार करेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है ना 2 बार। देखो r² सूत्र के हिसाब से r² 2 बार हो गया, 1:4 इसका रेशियो आ गया। अब अगर मुझे इस चीज को निकालना है फॉर्मूले से, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि r आपस में मल्टीप्लाई हो रहे। कर दो, ये तो क्या हो गया 1, ये कितना हो गया 16। क्या पूछा है हमसे क्वेश्चन में, क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा, मतलब ये जो रेशियो आया है वो क्षेत्रफल का रेशियो आ गया ना। जैसे मान लो आप बोलोगे सर तो फिर वो पाई को क्यों छोड़ दिया, देखो पाई तो इधर भी है इधर भी है इसके रेशियो में, तो पाई से तो पाई कट जाता है, ये तो पाई तो मैंने बोला ना आपको कांस्टेंट है, पाई तो कांस्टेंट है। तो ठीक है, पाई का झंझट नहीं रखते हैं, इधर 1 है इधर 6 है, 6 नहीं 16। बस मेरा सवाल हो गया, कितना चेंज हो रहा है, वो अंतर ही तो पूछ रहा है मेरे से। तो 1 से 16 हुआ तो कितने का अंतर आया, 15 का, 15 का अंतर आया। अगर मैं इसका परसेंट निकालूं तो 15/100, 15/100 नहीं 15/1, क्योंकि 1 के रेस्पेक्ट में तो 15 बढ़ा है ना, 1 था, 1 से 15 बढ़ के 16 हो गया, तो ये कितना हो गया 15/1, और इसका परसेंट निकालूंगा मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 15 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1500, मतलब ये कितना बढ़ गया 1500%। और यही तो है मेरा आंसर, ऑप्शन सी। समझ गए, बहुत हार्ड नहीं है, कितना जल्दी हुआ है ना। अरे बेटा ये तो मैं बार बार आपको बोलता हूँ, ये तो मैं बोर्ड पे करवाता हूँ तब इतना वक्त लगता है। आप इस फॉर्मूले से फटाफट से करोगे, 1 से 4 अंतर निकाला, परसेंट निकाला 1500%। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है
तो आधे सवाल तो आप दिमाग में ही सोल्व कर लोगे, वादा है मेरा। ऐसे थोड़ी अपनी छोटी मोटी क्लास थोड़ी है, ऐसे थोड़ी है परसेंटेज में आपको पढ़ाऊंगा तो वो परसेंटेज में आपको पूरा एक एक पेज भरवा के एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, ऐसा नहीं है। वो गया जमाना, वो बचपन वाला अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए था, छोटी छोटी चीजों में कहीं पे अटके नहीं उसके लिए था। अब आ गया जमाना प्रो होने का, अब आपको प्रो होना है और ऐसे फटाफट से सवाल करवाने हैं। तो अब देखो इसका फोटो खींचो, फोटो खींच लो और आगे बढ़ जाओ बिना सोचे समझे। आ जाऊं स्क्रीन पे, तो फिर आते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, चलूं मैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, बिल्कुल ध्यान से। जब क्वेश्चन को पढ़ो उस टाइम पे जल्दीबाजी नहीं, बाद में करो, बाद में अपनी स्पीड बढ़ाओ, क्वेश्चन को पूरा दिमाग में बैठाओ। वर्ग का क्षेत्रफल 32.25% बढ़ा, पहले कोई परसेंट था, पहले कुछ था, उसका 32.25% बढ़ गया। वर्ग की प्रत्येक भुजा में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है प्रत्येक भुजा में। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यही होता है वर्ग का क्षेत्रफल, या फिर ए स्क्वायर। अरे एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। पता है आपको, पता है ना आपको, तो बस फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 32.25% बढ़ रहा है एरिया, ठीक है जी। पहले कितना था, 100 था, 100 से कितना हो गया 132.25, यही हुआ। अगर 100 को मैं इतना परसेंट बढ़ाऊंगा तो वो 132.25% हो जाएगा। अब देखो, अब आपको एक चीज पता है, ध्यान देना, आपको एक चीज पता है, जैसे मान लो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा स्क्वायर, ठीक है जी। लेकिन अगर मुझे भुजा निकालनी होगी तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्षेत्रफल। समझे इस बात को, बेसिक नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूं, जिसको आता है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता उसके लिए मैं फटाफट से चंद सेकंड्स में बता देता हूं। अगर ए स्क्वायर इक्वल टू 20 है, मान लो अगर ए स्क्वायर इक्वल टू 20 है, तो अगर मुझे ए की वैल्यू चाहिए होगी ना, तो वो इस 20 पे लग जाएगा रूट, हमेशा। बेसिक चीज है, सबको आता है, लेकिन मैं यहां फिर भी बता रहा हूं आपको, तो इस पे रूट लग जाएगा। तो इस चीज को आप दिमाग में बैठा लो, फिर आगे चलो। तो अब मेरे पास भुजा का, वर्ग की भुजा का क्षेत्रफल क्या हो गया, ए इक्वल टू अंडर रूट क्षेत्रफल या फिर अंडर रूट एरिया। तो ये भी आपके दिमाग में रह जाएगा। अब देखो, सबसे पहले मुझे वहां तक पहुंचने के लिए मैं एक बार ऐसे करता हूं कि मैं इसका पहले पॉइंट हटा देता हूं, इसका पॉइंट हटा दूंगा तो मेरी आधी प्रॉब्लम तो वैसे सोल्व हो जाएगी। जब मैं ये पॉइंट हटाने चलूंगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100, और ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये तो कितना हो गया, 100 10,000, और यहां कितना बच जाएगा 132.25, ऐसा कैसा बच गया। अब इसको पहले सरल कर लो, ये तो मेरे पास क्या चल रहा है, एरिया ही चल रहा है अभी। तो इसको सरल करूंगा तो मैं इसको 25 से काटूंगा, तो 25 चौके 100, ये तो हो गया 400, और ये कितना आ जाएगा, काट लो इसको। देखो मैं बताता हूं, आपको भी आना चाहिए, फटाफट से काटना। 25 पंजे 125 बच गया 7, 25 एकम 25 दूना 50, 60 70 22 बच गया 225, तो 529। अब ठीक है, अब चल देखो, ये तो हो गया एरिया, और मैंने आपको क्या बताया था, भुजा जब निकालना होता है तो एरिया का रूट कर देता हूं मैं, एरिया का, भुजा का क्षेत्रफल का रूट कर देता हूं जब भुजा निकालनी होती है। तो जब ए की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं एरिया का रूट कर दूंगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं। तो फिर अब आ जाओ वापस क्वेश्चन पे। अगर क्षेत्रफल का रूट करने जाता हूं तो क्या होगा, इधर तो इसका रूट कर दूंगा। अब देखना मैं क्षेत्रफल निकाल रहा हूं, क्षेत्रफल नहीं, अब मैं निकाल रहा हूं भुजा, ठीक है, ध्यान देना। अब मैं भुजा निकाल रहा हूं, और भुजा क्या होती है, अंडर रूट, इधर तो 400 और इधर अंडर रूट 529, अंडर रूट 529। बस अब आपको
स्क्वायर तो याद होंगे ना, मैंने आपको बोला था सबके स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद रखोगे। अगर स्क्वायर याद है तो स्क्वायर रूट उसका उल्टा होता है। तो 400 किसका स्क्वायर होता है? 20 का। और ये 529 किसका होता है? 23 का। तो रेशियो कितना आ गया मेरे पास? 20:23। कोई इनकार कर सकता है इस चीज से? नहीं कर सकता। 20 से जब 23 हो गया तो कितना इंक्रीज हो रहा है? 3 इंक्रीज हो रहा है 20 के रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई बाय 100। इससे मैं परसेंट निकाल लूंगा। ये भुजा में कितना चेंज आ रहा है प्रत्येक भुजा में, वही तो मेरे से पूछ रहा है ना। तो बस इसको काट लो, काटोगे तो 20 पंजे 100 और ये हो गया 5 तिये 15। तो ये 15% मेरा आंसर आ जाएगा। नहीं समझे? समझ गए होंगे। एक सांस में करके देखे इस सवाल को। आ जाओ वापस से आ जाओ। ये याद रखना 32.25% बढ़ा है, बस इतना याद रख लेना। 32.25% बढ़ा। देखना ध्यान से कितना जल्दी अपना सवाल होता है। 100 था, 100 से 132.25 हो गया। ये चल रहा है क्या? एरिया जब इतना चल रहा है, मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो ये तो कितना हो जाएगा? 10,000। ये हो जाएगा इतना। ठीक है जी। अब मैं इनको काटता हूं तो 25 से काटता हूं तो इधर तो आ जाएगा 400 और इधर आ जाएगा 529। अब काटने की स्पीड तो आपकी होनी चाहिए ना, काटने की स्पीड आपकी होगी। 529 हो गया। अब इन पे अपन लगाएंगे रूट। क्यों? क्योंकि रूट मुझे पता है, जब मुझे एक भुजा चाहिए होती है तो मुझे क्षेत्रफल का रूट करना होता है। तो इसका भी रूट, इसका भी रूट। तो ये तो हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 23। 20 के रेस्पेक्ट में 3 बढ़ के ये हो रहा है 23। तो बस मुझे परसेंट अगर निकालना है तो 3/20 × 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा? इक्वल टू आ जाएगा 15%। और मेरा ये सवाल एक चुटकी में खत्म हो गया। सवाल दिमाग वाला है, लेकिन अगर आपने एक बार नब्ज पकड़ ली ना, उसके बाद आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी फ़ोटो खींच लो, इसकी दीवार पे फ्रेम बनवा लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है जी, बैठ जाएगा, ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत है नहीं। अगले क्वेश्चन में मेरा चलना सही रहेगा। अब आपने फ़ोटो खींच ली होगी, इसकी उतार लो फटाफट से फ़ोटो खींच के। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, साइड हट जाऊं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लो, पढ़ो। एक शंकु की त्रिज्या 120% बढ़ाई जाती है और इसकी ऊंचाई 40% घटाई जाती है, तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि या फिर घटोतरी जो भी है, कितना चेंज आएगा हमें तो वो निकालना है। ठीक है जी। इसने क्वेश्चन में ही बोल दिया वृद्धि आएगी तो वृद्धि ही आएगी। और उसके लिए आपको एक चीज याद होना जरूरी है क्या? अगर आयतन में प्रतिशत वृद्धि पूछा है तो मुझे आयतन का फॉर्मूला भी तो आना चाहिए। तो आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h, जो मैंने क्लास शुरू होने से पहले ही आपको लिखवा दिया था। ठीक है जी। तो मेरी कोई गलती नहीं है, आपने याद नहीं किया तो शायद आपकी गलती हो सकती है, मेरी गलती नहीं है। तो आगे चलता हूं फिर। 120% बढ़ रहा है तो इधर करके देख लो। 120% मतलब क्या होता है? 120/100 मतलब 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, 6/5 होता है। और 6/5 का मतलब क्या हुआ? 5 था, उसमें 6 मैंने बढ़ा दिया तो वो कितना हो गया? 11। 5 के रेस्पेक्ट में 6 बढ़ रहा है तो 11 हो गया। तो 5 से 11 है जी ये। तो ये क्या है? मैं लिख देता हूं जो है वो क्या? शंकु की त्रिज्या। और आपने एक चीज देखी, यहां त्रिज्या r² है ना, 2 बार r है तो मेरे लिए जो इफेक्ट डालेगा क्वेश्चन पे त्रिज्या, तो 2 बार रहेगी, दोनों डालेंगे। क्यों? क्योंकि 1/3 और पाई ये दो तो कांस्टेंट है, इनके मान तो नहीं बदल रहे हैं r का और h का। और r 2 बार है तो r का मान 2 बार ही बदलेगा और h 1 बार है तो 1 बार ही बदलेगा। तो मैं क्या त्रिज्या को 2 बार लिख लूं? तो ये भी 5 से 6 नहीं 11 है। ये सिली मिस्टेक्स को थोड़ा सा ध्यान रखा करो। 5 से कितना हो जाएगा? 11 है। सिली मिस्टेक्स लिखने में बताने में हो जाती है, तो फिर वापिस आओ। 5 से 11। एक है h,
h है 40%, कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब 40/100, और मैं जब इसको काटता हूं तो मेरे पास आता है 2/5, मतलब 2 के रिस्पेक्ट में ये बढ़ता है, 5 के रिस्पेक्ट में ये बढ़ता है 2, तो 5 से कितना हो जाएगा 7, तो मैं यहां पे क्या 5 से 7 लिख लूं। और ये वैल्यू किस चीज की है, हाइट की, और 2 बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, आपको भी पता है, तो ये 5 के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 5 भी चला जाएगा, 4 भी चला जाएगा, 3 हो जाएगा। ध्यान रखो, वो चीज अलग से लिख लो शायद, जब आपको ऐसा हो ना कंफ्यूजन, तो ये 40% घट रहा है, 120% बढ़ रहा है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। क्योंकि अगर घटने की जगह आपने यहां पे बढ़ा दिया, जैसा अभी 2 मिनट पहले हल्की सी सिली मिस्टेक हुई, अगर वैसी कंटिन्यू रही तो आपका क्वेश्चन चला जाएगा पानी में, इसके नंबर तो लेके ही जाएगा, माइनस में और देके चला जाएगा। समझे मेरी बात को? अरे अध जल गगरी छलकत जाए, आधा भरा हुआ घड़ा छलकता ही जाता है। अगर आपने ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप छोड़ के आ जाते। अब आपको कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, पिछले इतने दिनों से आप मेहनत भी कर रहे हो, पूरा ध्यान भी लगा रहे हो, इसका मतलब आपको क्वेश्चन तो आता है, लेकिन आप गलती कहाँ कर रहे हो, यहाँ छोटी छोटी जगहों पे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। चलूं वापिस क्वेश्चन पे, तो आ जाओ। अब क्या बचा, देखो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, तो सीधी सी बात है, मैं भी इनको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूं। बस ये रेशियोज हैं, मैं भी इनको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये कितना आ जाएगा 125, 5 का क्यूब हो गया ना 125, और इधर क्या आ जाएगा, 11 को 11 से करोगे तो 121, और 121 को 3 से करोगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 363। 125 से कितना हो गया 363। अब ये पूछ रहा है कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले इन दोनों के बीच का अंतर कर निकालना होगा ना। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई मतलब यहां से यहां पहुंचने में कितना अंतर आया, अगर मैं उसका परसेंटेज निकाल लेता हूं तो क्या मेरे पास उसका परसेंटेज आ जाएगा ना, बस बात खत्म। तो 125, 363 में से 125 घटा दो फटाफट से, 13 में से 5 गए तो इधर तो बच गया 8, और यहां कितना बच गया 5, 5 में से 2 गया तो 3, और यहां कितना बच गया 3 में से 1 गया तो 238। 238 को डिवाइड कर दो अब कितने से 125 में, क्योंकि 125 के रेस्पेक्ट में तो 238 बढ़ा है, पीछे करते आ रहे हैं, तो अब तो यहां दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बस इसका परसेंट निकाल दो, और इसका परसेंट निकालोगे बहुत सरलता से निकल जाएगा। कैसे, 25 को काटोगे 125 को काटोगे 25 से, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, और ये हो जाएगा 25 चौके 100। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके 5 से काट दो, 8 चौके 32, 3 और 4 तिये 12, 15, 1 और 4 दूनी 8, 1 9, 953/5। इसको काटोगे, जब इसको काटोगे अलग से लिख देता हूं, ये लास्ट स्टेप यहां आ जाएगी। जब इसको काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और देखो मैं ही निकाल दूं, आपसे तो कुछ होगा नहीं, तो मैं ही निकाल देता हूं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 9 45, 0, 190। 190 किस में आ रहा है, 190 आ रहा है इसमें, तो मेरा आंसर हो जाएगा 190.4। समझे मेरी बात? आगे पॉइंट में करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 190 एक में ही है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, बात खत्म। तो साइड में हट जाता हूं, आप ले लो स्क्रीनशॉट, फटाफट से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ठीक है, फिर आ जाओ, पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। घनाभ की लंबाई में 10% की वृद्धि हो जाती है। घनाभ है, उसकी लंबाई में 10% की वृद्धि हो जाती है। इसको कर लेता हूं मैं अंडरलाइन वृद्धि के साथ। जबकि उसकी चौड़ाई में 20% की कमी हो जाती है। तो बताइए उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा।
यदि आयतन नियत है, इसने अपने को शर्त दी है कि आयतन नियत है। मैं बोल रहा हूं फॉर्मूला याद, मतलब क्वेश्चन समाप्त। और इसका फॉर्मूला तो सबको पता है। घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है LBH, और LBH लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, जो हमने बचपन में बहुत पहले पढ़ ली। उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। देखो कैसे, मैं बताता हूं। चेंज नहीं हो रहा आयतन, तो फॉर्मूला है V इक्वल टू L इंटू B इंटू H। अब 10% देखो लंबाई, तो 10% का मतलब होता है 10/100, मतलब 1/10। तो ये तो हो गया 10 के रेस्पेक्ट में 1 बढ़ के कितना, 11 लंबाई। देखो ध्यान से, इस चीज में कंफ्यूज मत हो। बहुत क्लासेज हो गई, छोटी छोटी क्लासेज रखने का यही तो फायदा हुआ है कि अपने कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठ गए। अब आओ आगे। कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठने के बाद कुछ नहीं बचता, जबकि उसकी चौड़ाई में 20% की कमी। ये याद रखना, कमी 20% की। तो 20% होता है 1/5, 20% होता है 1/5। देख लिया होगा आपने। तो 1/5, 5 के रेस्पेक्ट में 1 कम हो रही है, तो 5 से कितना हो जाएगा, 4। ठीक है जी, ये हो गई लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है जी। अब है क्या, ऊंचाई। ऊंचाई में तो चेंज मेरे से पूछा है इसने, ऊंचाई में तो मेरे से चेंज पूछा है, लेकिन क्या बोला है कि आयतन नियत है। मतलब जो V है उसमें बिल्कुल भी चेंज मत करो, ये जितना है उतना ही रहेगा, नियत रहेगा। मतलब 1:1 लिख सकता हूं, नियत है उसको। बस अब क्या बचा, देखो ये फॉर्मूला ऐसा था। अगर मुझे हाइट चाहिए तो क्या मैं ये जो आयतन है उसमें लंबाई गुणा चौड़ाई से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास हाइट आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाइट कितनी आ जाएगी, V इक्वल टू LBH है। और अगर मुझे सिर्फ H चाहिए तो V तो रह जाएगा यहाँ और L और B आ जाएंगे नीचे। मतलब इन दोनों को डिवाइड करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें डिवाइड लगा दो तो मेरे पास आ जाएगी हाइट। बस हाइट इक्वल टू, देखो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना, 50। तो ये तो हो गया 1/50, और ये कितना हो जाएगा, 11 चौके 44, तो 1/44 हो गया। कुछ बचा इस क्वेश्चन में? और कुछ नहीं बचा। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। समझे मेरी बात को? तो ये तो 44 था, 44 से कितना हो गया, 50। 44 से कितना हो गया, 50। 44 से 50 हो गया। तो मैं अभी यहाँ पे और काट सकता हूँ इसको, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये हो गया 25। 22 से 25, ठीक है जी। 22 से 25 हो रहा है, 3 का अंतर आ रहा है, 3 का अंतर आ रहा है। मैंने फिर से इसमें थोड़े बड़े लिख दिए, अगले क्वेश्चन में वापस छोटे लिख देंगे। आ जाओ आ जाओ। 3 का अंतर, तो 3 किसके रेस्पेक्ट में, 22 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100। 22 के रेस्पेक्ट में 3 बढ़ रहा है, मैं उसको कर दूंगा 100 से मल्टीप्लाई। तो मेरे पास इसका आने वाला है आंसर। देखना कैसे काटूंगा, काटने चलूंगा तो 2, ये तो 11 बार कट गया, ये कट गया कितनी बार, 50 बार। ठीक है जी। 50 को मल्टीप्लाई कर लो 3 से, 150, 5 × 15, तो ये तो बच गया 150। 150/11 है, 150 को 11 से काट लोगे। सब समझदार हो, सबको आता है। देखना 11 है, एकम 11 है, बच गए कितने, 4। 11 × 33, 13 है। तो इसमें 13 किसमें, पॉइंट में आ रहा है ना, तो 13 है 0.64। और इंक्रीज तो आपको पता ही है, 44 से जब 50 हो रहा था, 22 से जब 25 हो रहा है, तो इंक्रीज ही होगा, ऑब्वियस बात है। बस मेरा आंसर आ जाएगा 13 पॉइंट कुछ। तो 13 पॉइंट कुछ किसमें है, 13.64, इसमें आ जाएगा A। समझे मेरी बात को? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अब तक हमने जितने भी परसेंट के क्वेश्चन पढ़े थे उनसे सबसे इजी हो गया। कैसे? क्योंकि हमने सारा ध्यान उन 2 मेथड्स में लगाया था और वो मेथड हमारे काम आ रहे हैं। अब हम अगर 2 घंटे 3 घंटे की भी क्लास ले लेते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। समझे मेरी बात को? दिमाग में बैठ गई आपके ये बात? तो अब अपनी क्लासेज होंगी लंबी, ये आप प्रिपेयर हो जाओ इन चीज़ों के लिए, उन चीज़ों के लिए
प्रिपेयर हो जाओ। और एक बात मेरी और ध्यान से सुन लो आप, कि अपनी क्लास में सिर्फ पढ़ाई की बातें होती है या फिर अपने काम की बातें होती हैं, इधर उधर की बातें नहीं होती। ये आपने अब तक अगर क्लास ली है तो आप समझ गए होंगे। इधर उधर की बातों से मेरा मतलब क्या है वो समझना। इधर उधर की बातों से मतलब है जो चीज़ें आपका एंटरटेनमेंट करती है बहुत ज़्यादा, वो बातें नहीं। या तो होंगी मैथ से रिलेटेड बातें, या फिर होंगी इनकी तैयारी कैसे करनी है उससे रिलेटेड बातें, या फिर अपने एग्जाम पे फोकस कैसे करोगे उससे रिलेटेड बातें, या फिर कभी कभी थोड़ा बहुत दुनियादारी की वो बातें जो आपके काम आती हैं वो। उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलता एक्स्ट्रा जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। तो अगर ऐसा चलता है तो मुझे भी पता है ऐसी चीज़ों में निब्बा निब्बियाँ तो बैठ नहीं पाएंगे। अरे जिनका दिमाग ही सारे दिन रील्स पे चलता है, जिनका दिमाग ही सारे दिन ही फालतू की चीज़ें ढूंढते रहता है, मीम्स ढूंढते रहता है, वो ऐसी जगह टिक पाएंगे क्या? मुझे तो नहीं लगता, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता ऐसे बच्चे यहाँ टिक पाएंगे। अगर आपकी ऐसी आदतें हैं, आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम है, तो आप सबसे पहले अपने रूटीन में बदलाव करो जिसमें आप अपनी लाइफ से रील्स को ख़त्म कर दो। 5-5, 10-10 सेकेंड्स की रील आपके दिमाग का जो अटेंशन लेवल है उसको कर देता है कम। तो काम की चीज़ें आप बहुत लंबे समय तक नहीं देख पाते हो उसकी वजह से। और ये फैक्ट है, ये साइंटिफिक स्टडी है, इसी की वजह से ये सब कुछ होता है। आप जब 15 मिनट 20 मिनट लंबा कोई वीडियो देखने लग जाते हो, आपका दिमाग थक जाता है, आपको बोलता है कि अगले वीडियो पे चलो, चलो दूसरी क्लास ढूंढते हैं। तो ये चीज़ आपकी ही वजह से ऐसे होती है। इसलिए अगर आपको यहाँ एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा है तो मैं एक बात आपको कान खोल के सुनने के लिए बोल देता हूँ कि ये एंटरटेनमेंट की जगह है भी नहीं। काम की बात है ना, एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है ये जगह है अभी रोज दोपहर 2 बजे से लेके जितनी भी देर की ये क्लास होती है, ये जगह होती है सिर्फ और सिर्फ मैथ की। तो फिर ये बात आप समझ गए। उसके बाद मैं अपने अगले क्वेश्चन पे जा सकता हूं, मैं क्या कहना चाहता हूं वो भी समझ गए आप। तो फिर इसकी फोटो खींच लो और उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। और इस क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो फोटो खींच के उसके बाद इसको उतार भी सकते हो। तो उतारा करो, नोट्स बनाओ प्रॉपर। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो रिवाइज नहीं कर पाओगे। चल लूं अगले क्वेश्चन पे, आ जाओ फिर सबके सब अगले क्वेश्चन पे। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ गया और इस फॉर्मूला बेस्ड क्लास का, इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन का ये आखिरी क्वेश्चन होगा। ये जो टाइप है ना, तीसरा टाइप फॉर्मूला बेस्ड परसेंटेज के क्वेश्चन, उसका ये आखिरी क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। अगर हल्का सा ब्लर है तो मैं ठीक कर देता हूँ, या फिर मैं साइड हट जाऊँगा तो आपको अच्छे से फोकस हो जाएगा। देख लो, पढ़ो क्वेश्चन को। देख लिया, अब मैं आसानी से आगे बढ़ सकता हूँ। सब पढ़ के बैठे हो। अक्स का मान y के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। देखो क्या है, पढ़ने पे आपको बहुत ही कम समझ आया होगा। ये कुछ अलग हो गया ना, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई आयत नहीं है, कोई वर्ग नहीं है, कोई घन नहीं है, घनाभ नहीं है। तो सर ये क्या आ गया फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में, क्या आ गया मैं ये आपको बता देता हूं। देखो क्या लिखा हुआ है, अक्स का मान y के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। दो टर्म है इसमें, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। जिनको आता है वो तो समझ गए, जिनको नहीं आता है उनको मैं 1 सेकंड में बता देता हूं, क्योंकि साथ साथ में बेसिक भी क्लियर करते जाना है। जो मैंने क्लासेज में पढ़ाया है वो पढ़ाया है, उसके अलावा कुछ छोटे छोटे टर्म आते हैं, यानी वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती मैं अपनी बेसिक क्लास में आपको बता चुका हूं। जो बचपन से मैथ नाम का अपना प्लेलिस्ट है उसके अंदर 18 या 19 वीडियो है, मेरे को कंफर्म याद नहीं है। वो वीडियो सारे आप अगर देख के आए हो तब तो अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती आप जानते हो। जो नहीं जानता उनको फटाफट से मैं यहां बता देता हूं। देखो ये अक्स ये अनुक्रमानुपाती है y के, और ये अक्स अनुक्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है y के। जब व्युत्क्रमानुपाती होता है तब
क्रॉस में होता है, जब अनुक्रमानुपाती होता है तो सामने होता है। आपको अभी के लिए इतना ही पढ़ना है, इतना याद रखना है, इस चीज़ को रट लेना है। और ये होता क्या चीज़ है, अगर इसको डिटेल में पढ़ना है तो वो चीज़ आप बेसिक में पढ़ के आओ। यही तो मैंने बोला था, जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो बेसिक वाली चीज़ें में नहीं, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि ये जब जितने भी वर्ड आएंगे वो वर्ड मैं आपको सारे समझा पाऊंगा। उसके लिए मैंने अलग से बैच बनाया है, अलग से। होता है यार, नहीं समझ आता, बहुत से बच्चे होते हैं जिनको छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता होती, तो उससे आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो ये जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे कर लो आप। तो देखो, x का मान y के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, तो मतलब x अनुक्रमानुपाती y और y का वर्ग। इसने जैसे बोला क्या मैंने वैसा लिख दिया, x का मान y के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तथा z के व्युत्क्रमानुपाती है। ये z है वो इसके साथ यहां है व्युत्क्रमानुपाती, तो ये कैसे लिखा जाएगा, x इस टाइप से लिख देंगे, इसके तो अनुक्रमानुपाती, इसके व्युत्क्रमानुपाती। समझ गए इस बात को। अब तो अपना क्वेश्चन हो गया, यदि 20% बढ़ाया जाता है, किसको, ये क्या है, y, यहां y है, इफ द वैल्यू ऑफ y इज इंक्रीज्ड बाय 20%, ये y है यहां पे। बस y की वैल्यू को 20% बढ़ाया जाता है तथा 2 को 25% कम किया जाता है। z को, ये 2 नहीं है, यहां z है। ये मिसप्रिंट है, टाइपिंग मिस्टेक है, जो हमने नहीं, हमारे टाइपिस्ट ने की है। तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मिस्टेक करके हमें दी है। हमारा 2 मिनट खराब किया है, 1 मिनट खराब किया है। 1 मिनट में इसको सही करने में लगा लेता हूँ और 1 मिनट में आपको ज्ञान देने में लगा देता हूँ, ये चीज़ें समझाने में लगा देता हूँ कि गलती हुई क्यों। यहाँ से मैं डायरेक्ट भी जा सकता हूँ, अच्छी आदत नहीं है लेकिन बहुत अच्छी आदत है। आ जाओ, आपको उससे मतलब नहीं है। अब आओ वापस, अब तो कुछ बचा नहीं क्वेश्चन में। y को बढ़ा दूंगा 20%। अरे 20% का मतलब होता है 1/5, है ना। तो 20% का मतलब होता है 1/5। 5 के रेस्पेक्ट में 1 बढ़ रहा है, तो 5 से कितना हो जाएगा जी, 6। 5 से हो गया 6, कौन, y हो गया 20% बढ़ाया हुआ, 5 के रेस्पेक्ट में 6। अब किसकी बात है, ये तो y स्क्वायर है ना, 2 बार हो रहा है तो यहां भी 2 बार आएगा, तो यहां भी 5 से 6 हो गया। अब कौन बचा, z को 25% कम किया गया है। 25% का मतलब होता है 1/4, सबको पता है। कम किया गया है तो 4 के रेस्पेक्ट में 1 कम होते ही ये हो गया 3। हो गया जी, z की भी वैल्यू मेरे पास आ गई। तो x के मान में कितने प्रतिशत की कमी हुई, ये y स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब y दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और z का इसमें डिवाइड लग रहा है। बस मैं यही कर दूंगा, इन दोनों को तो कर दूंगा मल्टीप्लाई और इसका भाई फिर उसमें भाग दे दूंगा। जैसे इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो कितना हो गया 25, इसके भाग दे दूंगा 4 का। ये कितना हो गया 36, इसमें भाग दे दूंगा 3 का। अब कुछ बचा क्वेश्चन में, ये कट गया, इधर तो 12 आ गया और इधर 25/4 है। ये 4 इधर चला जाएगा, ये रेशियोज हैं ध्यान रखना। ये लो, ये 4 इधर चला जाएगा, 12 चौके 48, तो यहाँ कितना बच गया, फिर से बड़े लिख दिए, यहाँ कितना बच गया 25, तो इस साइड में 48 इस साइड में। 25 से कितना हो गया बढ़ के 48, और कोई चीज़ 25 से 48 हो गई मतलब वो कितनी बड़ी, वो कितनी बड़ी, माइनस कर लो 48 में से 25 को, माइनस में करूंगा तो आएगा 23, मतलब ये चीज 23 बढ़ गई 25 के रेस्पेक्ट में, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो कितना आ जाएगा 25 चौके 100, 4 बार, 23 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 23 को 4 से जब मल्टीप्लाई करने में चलता हूं, जब 23 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 4 3 12 है, 4 दूनी 8 और 1 9, मतलब कि 92%। समझ गए, 92% मेरा ये रहा। आज की क्लास में बहुत मज़ा आया होगा, एकदम लाइन से क्लास चली होगी। 8 क्वेश्चन हमने किए हैं। क्लास को मैं और लंबा खींच सकता हूँ, लेकिन मेरी आदत क्या है पता है आपको, कि आपको
टाइप वाइज जो क्वेश्चन चल रहे हैं अगर वो वहीं पे ख़त्म हो जाए, नेक्स्ट वीडियो में नया टाइप चले तो वो बेस्ट होगा आपके लिए, जब आप फ्यूचर में इन वीडियोस को देख रहे होंगे या फिर अभी जिस वक्त आप ये वीडियोस देख रहे हो उस वक्त अगर आपको अगला टाइप खोजना है तो आपको हेडिंग दिख जाएगी, इस टाइप का क्वेश्चन है, बस बात खत्म। तो इसमें नहीं घुसाएंगे। तो जल्दी से फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, क्लास को ख़त्म करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्लास को आगे बढ़ाना है नहीं। अभी मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा इस क्लास से, ऐसे मैं आपका पीछा छोड़ने वाला हूँ नहीं। जब तक ये पूरी मैथ में आपको नहीं पढ़ा देता, ऐसे बांध के और आपको नहीं थमा देता, तब तक मैं नहीं जाने वाला। रीज़न उसका मैं आपको एक बता देता हूँ, एक सेकंड। रीज़न मैं उसका आपको बता देता हूँ क्या, कि देखो ये चैनल है अपना खुद का, अपनी ऑफलाइन कोचिंग है जिसका ये चैनल है ऑनलाइन। समझना ध्यान से मैं क्या बोलूँगा, और मेरी विश्वसनीयता पे आप कैसे यकीन कर सकते हो, मैं उसका एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न आपको देना चाहता हूँ कि अपनी कोचिंग ऑफलाइन है जिसको मैं लाया हूँ ऑनलाइन, और ये जो अपना चैनल है इसको मुझे लेके चलना है आगे। फैक्ट बात है, मैं इधर उधर की बातें नहीं करता, मक्खन लगा के बातें नहीं करता, मैं सीधी सी बात बोलता हूँ कि इस चैनल को मुझे लेके जाना है आगे, तो मैं करूँगा अपनी तरफ से 100% मेहनत। ठीक है जी, रेगुलर आपको क्लास प्रोवाइड करवाऊंगा, रेगुलर अपना बैच चलेगा जिसका मैंने आपसे वादा किया है। अगर मैंने वादा खिलाफी की इसका मतलब मेरा चैनल जाएगा नीचे। अपनी कोचिंग का नाम जो हमने ऑफलाइन में इतना अच्छे से मेंटेन करके रखा है वो ऑनलाइन होगा ख़राब, जो हम कतई नहीं चाहेंगे। हमारी जगह अगर आप भी होते तो आप भी ऐसा नहीं चाहते। तो आपके लिए ये पॉइंट हो गया जिसकी वजह से आप हम पे विश्वास कर सकते हो। आपको ये कोर्स एकदम तरीके से, एकदम लाइन से, एकदम टाइप वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। हमने अभी कॉन्सेप्ट कौन सा ले रखा है, परसेंटेज टॉपिक ले रखा है। परसेंटेज खत्म होगा अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे, बस इसके टाइप्स खत्म हो जाने दो। मैराथन क्लास होगी, लंबी क्लास होगी, उसमें एक साथ खींच देंगे। अब तो कहीं दिक्कत ही नहीं आ रही, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, रेशियो मेथड वाला। उसके बाद तो सबको लपेट डाला हमने, 3 टाइप कर दिए, एक टाइप एक क्लास में खत्म कर दिया आज तो आप इस चीज़ का रखोगे। ये क्लास खत्म हो रही है उसके बाद मैं आपको ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ। 8 अपने क्वेश्चन हो गए, ये टाइप खत्म हो गया। उसके बाद अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो इसका मतलब आपको आया है इस क्लास में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट, और आप इस चीज़ को बहुत सीरियस ले रहे हो। तो बहुत ज़्यादा तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बस वो मेरा पॉइंट आप याद रख लेना कि आपको हमारे साथ साथ आगे चलना है। आप आगे चलोगे तो हम आगे चलेंगे, और हम आगे चलोगे तो आप भी हमारे साथ आगे चलोगे। पॉइंट टू बी नोटेड, समझ आ गया? तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ जो अपना होगा इलेक्शन, क्योंकि इससे आगे जब अपन बढ़ते हैं परसेंटेज के टॉपिक में तो अपना अगला टाइप होता है इलेक्शन, और कल हम शुरू करेंगे इलेक्शन टॉपिक। वैसे तो इलेक्शन कल ही ख़त्म हुआ है, लेकिन हम टॉपिक शुरू करेंगे कल कि उसमें कितने % से क्या चेंजेस आते हैं। परसेंटेज का, उस परसेंटेज का रिजल्ट सबको पता है, उस इलेक्शन का रिजल्ट सबको पता है, अपने इलेक्शन का रिजल्ट क्या आता है वो हम देखेंगे कल। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद। क्वेश्चन के साथ छोड़ देता हूँ थोड़ी देर ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसको अच्छे से उतार पाओ।